नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से जो है हमारे चैनल पर बायोलॉजी के 45 क्वेश्चन आंसर के बारे में यहाँ पर वीडियो लेकर के पहुँच चुके हैं, जो कि हमारे सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। और हम दोस्तों हमारे चैनल पर जो है सभी विषय से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, जैसा कि साइंस के हो गए, जियोग्राफी के हो गए, पॉलिटी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए और गणित के सवालों का भी हम इसमें जो है बात करते हैं, ऑल टोटल सभी विषय का। ठीक है, अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम आज के अपने 55 क्वेश्चन आंसर के बारे में। और हमने दोस्तों अपने पिछले वीडियो में जो है 45 नंबर में एंड किया था। ठीक है, लास्ट किए थे 45 नंबर में। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर 46 नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, 46 नंबर से 100 तक जाएगा, जिससे हमारा 55 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसी वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो लिनियस को जो है वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीव किस में मिलते हैं? तो रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में और दलदल भूमि में, इन सभी में जो है सूक्ष्म जीव मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु वृद्धि किस में करता है? जीवित कोशिका में जो है विषाणु वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है, साबुनदाना किससे बनाया जाता है? साबुनदाना किससे बनाया जाता है? तो साबुनदाना साइकस से बनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं, तो यह लिनियस है। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लिवेन। ठीक है, ल्यूवेन हॉक ने जो है जीवाणु की सर्वप्रथम खोज की थी। ल्यूवेन। ठीक है, लिवेन हॉक। अगला प्रश्न है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? वह क्या कहलाते हैं? तो वह अनावृत बीजी कहलाते हैं। ठीक है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते तो वह अनावृत बीजी कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो छड़ रूपी होती है जीवाणुओं की सामान्य आकृति। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह क्या कहलाता है? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वह क्या कहलाता है? वह गुलाकू कहलाता है। ठीक है, जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं वह गुलाकू कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, तपेदिक रोग जो है बैक्टीरिया से होता है। अगला प्रश्न है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई जो है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक अधिकांश किस में पाए जाते हैं? तो जीवाणु में जो है एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है? तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो हैजा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो कुष्ठ रोग जो है जीवाणु संक्रमण के कारण कुष्ठ रोग होती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो इनवोस्की के द्वारा जो है विषाणु की खोज सर्वप्रथम हुई। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। चेचक के टीके का विकास किया था तो
चेचक के लिए टीके का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या कारण है? तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो है दूध में दही जमने का कारण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्वपोषी होता है? निम्न में से कौन सी स्वपोषी होती है? तो शैवाल जो है स्वपोषी होता है। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग किस में होता है? तो मूंगफली में जो है टिक्का रोग होता है। अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो आतशक, ठीक है, आतशक जो है HIV द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक रोग जो है विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो लाइमूनेरिया से जो है लाइमूनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? यह विषाणु से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो जीवाणु में जो है एंजाइम नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहलाता है? कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहलाता है? तो उसे हाइड्रोफोबिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, सॉर्स क्या है? सॉर्स क्या है? तो सार्स जो है विषाणु जनित रोग है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो यह विषाणु के कारण जो है संक्रमण होता है। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है, तो यह विषाणु है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो यह विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की जो है बनी होती है शैवाल की कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, केल्प प्राप्त होता है। तो केल्प किससे प्राप्त होता है? तो समुद्री शैवालों से जो है केल्प प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह शैवाल के कारण जो है लाल सागर का रंग होता है। ठीक है। अगर किससे प्राप्त होता है? अगर किसी से प्राप्त होता है तो यह शैवाल से प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? फाइनोकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, सभी कवक सहदेव होते हैं। सभी कवक सहदेव क्या होते हैं? तो यह विविध पोषी होते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो यह कोर्टिकोलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो यह कोम्प्रोफिलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक जो है कोम्प्रोफिलस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवक में जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो सेक्सिकोल्स जो है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को कहा जाता है सेक्सिकोल्स। अगला प्रश्न है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्पन को
इंडोकार्पन को जो है जापान में लोग लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। अगला प्रश्न है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो यह परमेलिया से प्राप्त होती है। ठीक है, मिर्गी की औषधि जो है परमेलिया से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो यह टेरिफोडाइस में, टेरिडोफाइस में प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, एजोला एक क्या है? तो यह जेली फर्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम जो है टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, शैवालों के संवर्धन का वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का। अगला प्रश्न है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संशोधित होती है? तो यह मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा संशोधित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो यह चेचक रोग है। ठीक है, जो बैक्टीरिया से फैलता है। और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न दोस्तों, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे में किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? तो वह अपस्थानिक मूल कहलाती है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो यह मूसला जड़ें कहलाती हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें जो है मूसला जड़ें कहलाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा जो यहाँ पर 55 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।